साथियों, क्या आप जानते हैं कि आप 20 रुपये सालाना में अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, जो हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक जीवन बीमा योजना है। इसको 2015 में शुरू किया गया था। यह योजना उन लोगों के लिए है जो दुर्घटना के कारण गंभीर चोट या मृत्यु के खतरे में होते हैं। यह योजना सिर्फ 20 रुपए में उपलब्ध है और इसके तहत आपको और आपके परिवार को एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच मिलता है। तो आज इसके बारे में हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ इसके बारे में हम देखेंगे। फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जो योजना के बारे में देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, जो एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी में कवरेज देती है। इस स्कीम को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ये स्कीम सभी आम नागरिकों के लिए जिनका बैंक में खाता है या पोस्ट ऑफिस में खाता है और जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है, वो सब इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्कोप ऑफ कवरेज, अब कवरेज किस किस के लिए है, जो हमने पहले बात किया। भारत के नागरिक जो 18 से 70 साल के बीच में है, वो इस योजना को ज्वाइन कर सकते हैं। एक अगर सपोज आपके एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट हैं, पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट है, तो आप किसी भी एक अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक अकाउंट से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, एक ही अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मुख्य रूप से आधार कार्ड को केवाईसी माना गया है। आपका आधार कार्ड डिटेल वहाँ पे लगाया जाएगा, जो केवाईसी के रूप में लिया जाएगा। अब देखते हैं इसका इनरोलमेंट का पीरियड कितना है, कि कब से कब तक ये एप्लीकेबल रहती है। अगर आपके अकाउंट से पैसा कटा है तो ये 31 मई तक एप्लीकेबल रहेगा। मतलब आज माना 7 जुलाई है, तो आपके अकाउंट से अगर आपने इस योजना के लिए अप्लाई किया, 20 रुपये आपके खाते से कट गए, आगे 31 मई तक ये अप्लीकेबल रहेगी। और 31 मई से तक अप्लीकेबल रहेगी और अगले साल 1 जून से लेकर नेक्स्ट 31 मई तक अप्लीकेबल दोबारा आपको रिन्यू करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप योजना के लिए अप्लाई करते हो, आपके खाते से ऑटो डेबिट मतलब अपने आप पैसे कटने की प्रक्रिया लगा दी जाती है और आपके उस अकाउंट से मई के लास्ट वीक में पैसे कट जाएंगे, तो आपकी पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि आपके अकाउंट में पर्याप्त मात्रा में राशि होनी चाहिए, सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। 20 रुपया मई के लास्ट वीक में कटेगा, जिससे आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आपने पहले इस योजना के लिए अप्लाई किया था और बाद में इसको एग्जिट कर लिया, इसको छोड़ दिया था, तो अब अगर आप रीज्वाइन दोबारा से उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके प्रीमियम के बारे में बात करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसका प्रीमियम है 20 रुपये। 20 रुपये जो साल में एक बार कटेंगे, 1 जून से पहले। जैसा कि मैंने बताया, मई के लास्ट वीक में ये पैसे कटते हैं और पूरे साल के लिए आप इंश्योरेंस के लिए आपको कवरेज मिल जाता है। 1 जून से लेकर 31 मई तक आपको इंश्योरेंस का कवर मिल जाएगा। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत सारे आदमी इस योजना में अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट का नहीं पता होता है। वो सोचते हैं चल 20 रुपया है, इसको अप्लाई कर दो, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है। अगर इसके अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो
एक्सीडेंटल डेथ, ये ध्यान रखना, ओनली एक्सीडेंटल डेथ के केस में है। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एक्सीडेंटल डेथ में आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। और अगर टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज, अगर आपकी दोनों आंख चली जाती है, और इररिकवरेबल मतलब जो ठीक भी नहीं हो पाएगी, दोनों आंख अगर आपकी चली गई या दोनों हाथ चले गए या दोनों पैर चले गए, इस केस में दो चीजें हैं। दो, ये तो आइज, दोनों आइज चली गई, इररिकवरेबल वो ठीक नहीं हो पाए, ये कंडीशन है। दोनों हाथ कट गए एक्सीडेंट में, ऐसा कई बार हो जाता है, या दोनों पैर चले गए, तब आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। अगर, और एक चीज जो है, अगर एक आंख गई, वन आई, और एक हैंड या एक फुट में से कोई एक चीज, ये टोटल दो हो गई, तब आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट, तब आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर इसमें से कोई आपकी एक चीज आती है, एक आंख चली गई या एक हाथ चला गया या एक पैर चला गया, तब आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। ये है इसका फायदा। डेथ के केस में 2 लाख रुपया, और बाकी अगर बाकी केस में है, अगर ये कंडीशन बताई, तब अगर दोनों चीजें जाती हैं, दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर, या एक आंख और एक हाथ या एक पैर, तो 2 लाख मिलेगा। अगर एक आंख, एक पैर या एक एक हाथ, तब आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। इस टेबल को ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझना, आपको कंडीशन पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेशन ऑफ कवर, ये आपकी इंश्योरेंस हो रखी है, ये कब खत्म हो जाएगी, कब टर्मिनेट हो जाएगी? अगर आपकी एज, आपने अप्लाई किया था और आपकी एज 70 साल हो गई, तो ये पॉलिसी अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर इसका आप लाभ आप नहीं ले पाओगे। या आपने इंश्योरेंस कराई थी, तो जिस अकाउंट से कराई थी वो आपने अकाउंट बंद कर दिया, तब इसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। या जब आपने वो पॉलिसी चलाई थी, उसके बाद रिन्यू होने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं था, पर्याप्त राशि नहीं थी, पर्याप्त फंड्स नहीं थे, तो ये रिन्यू नहीं हो पाई, तब ये टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आपने गलती से, आपके एक से ज्यादा खाते से इस इंश्योरेंस के पैसे कट चुके हैं, तो भी आपको एक ही अकाउंट में इसका, अगर ऐसा कुछ होता है, एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी होती है, तो भी एक ही अकाउंट में आपको मिलेगा। दो अकाउंट, जिन उससे ज्यादा अकाउंट से कटा है, तो बेनिफिट आपको एक ही, किसी भी एक अकाउंट में मिलेगा। अब क्लेम डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि कई बंदों को नहीं पता होता कि क्लेम के लिए, अब जैसे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनको, परिवार वालों को पता नहीं होता कि हम क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या दें। तो क्लेम डॉक्यूमेंट के लिए है कंप्लीटेड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रिसिप्ट साइंड बाय द नॉमिनी। अगर डेथ हो जाती है, तो सारा पैसा नॉमिनी को मिलेगा, क्योंकि वो जिसकी इंश्योरेंस हुई थी, वो तो जीवित ही नहीं रहा, तो पैसा मिलेगा नॉमिनी को। इसलिए नॉमिनी को, मैं एक आपको ये बात बताता हूँ कि हर एक अकाउंट में नॉमिनी को जरूर रखिए, क्योंकि अगर नॉमिनी होगा आपके अकाउंट में, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। अगर नॉमिनी, सपोज आपके किसी अकाउंट में नॉमिनी नहीं है, तो वो पैसा किसको मिलेगा? तो उसके लिए आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो बनता है तहसील वगैरह या जुडिशियल अथॉरिटीज के पास। तो इसके लिए आपको बहुत समय लगेगा, परिवार के पूरे सदस्यों को जाना पड़ेगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, तो तब आपको पैसा मिलेगा। नॉमिनी के लिए अप्लाई करना सिर्फ 1 मिनट का काम है, लेकिन लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कम से कम 1 महीना लगेगा। तो नॉमिनी आप जरूर अपने हर एक अकाउंट में नॉमिनी लगा दीजिए। उसके लिए अब ये था कि ये जो फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये आप जहाँ पे आपने योजना करा रखी होगी, वहां पे आप जाओगे,
तो आपको ये क्लेम फॉर्म वो देंगे और डिस्चार्ज रिसिप्ट भी देंगे, उसमें नॉमिनी को साइन करना होगा, ये मिलेगा आपको। ये फिर फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और केवाईसी ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, जिसकी लाइफ इंश्योरेंस हुई थी उसका केवाईसी चाहिए, यानी जिसकी डेथ हुई है उसका, और जो नॉमिनी जिसकी डेथ हो गई उसका, और जिसके अकाउंट में पैसा आएगा नॉमिनी उसका केवाईसी डिटेल्स चाहिए। अब केवाई डिटेल्स में आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या आप, आप लगा सकते हो, या तो आधार कार्ड, या इलेक्शन का एपिक कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या पैन कार्ड, या पासपोर्ट। ये चीजें आप आईडी प्रूफ के रूप में आप दे सकते हो। और आपको अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, जिसका लाइफ इंश्योर्ड हुआ था उसकी अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, वो वाला साइड जिसमें आपको ये दिखाना है कि इनके पैसे कटे थे, कि अकाउंट से पैसे 20 रुपए कटे थे, वो वाला पोर्शन का आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ताकि ये श्योर हो जाएगा कि इनके पैसे कटे हुए हैं, इनकी पॉलिसी फोर्स में है। आपको बैंक अकाउंट पासबुक या कैंसिल चेक देना पड़ेगा नॉमिनी का, ये नॉमिनी का आएगा। नॉमिनी का कैंसिल चेक देना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनी के अकाउंट में पैसे जाने के लिए डिटेल्स चाहिए, तो आपको कैंसिल चेक देना पड़ेगा, या बैंक अकाउंट की पासबुक दे सकते हो। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको क्या और क्या देना पड़ेगा, एफआईआर देनी पड़ेगी या पंचनामा देना पड़ेगा। एक चीज होगी एफआईआर या पंचनामा, along with disability certificate issued by the सिविल सर्जन। जब आप डिसेबल हो जा, कोई अगर जिसकी इंश्योरेंस हुई थी अगर वो डिसेबल हो गया, परमानेंट डिसेबल हो गया, तो उसको सर्टिफिकेट इशू करेगा सिविल सर्जन। उनको कैसे पता चलेगा कि डिसेबल हो गया, ये तो डॉक्टर लिख के देगा, तो सिविल सर्जन लिखेगा कि इररिकवरेबल इसका डिसेबिलिटी है, और क्या डिसेबिलिटी है वो लिख के देगा। हॉस्पिटल रिकॉर्ड सपोर्टिंग द सेम, जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे तो इनका जो सारा रिकॉर्ड है वो आपको देना पड़ेगा। तो तीन चीजें देनी पड़ेगी परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में, एफआईआर या पंचनामा, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, ये देना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सी वीडियो आएंगी जिस पे आपको कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेथ, अगर डेथ हो गई है इंश्योर की, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो एज प्रूफ ऑफ डेथ, डेथ के प्रूफ के लिए आपको चाहिए या तो डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब जहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट बनता है वो आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। हॉस्पिटल की डिस्चार्ज जो बुक मिलेगी आपको, पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, वो चाहिए। डिसीज्ड पर्सन का, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है उनका, जिसमें उनका नाम, उनके फादर या हस्बैंड का नाम, एड्रेस, डेट टाइम और कॉज ऑफ डेथ होगा, जिसमें डेथ का कॉज भी लिखा होगा। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा होता है, तो मतलब उसका हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी चाहिए उसके लिए। और एफआईआर चाहिए या पंचनामा चाहिए, अगर डेथ हो जाती है तो एफआईआर चाहिए, पंचनामा चाहिए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। तो ये चीज़ें देख लो, चार चीज़ें चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड की समरी, एफआईआर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये चाहिए अगर उनकी डेथ हो जाती है। अब किन किन केसेस में ये नहीं चाहिए, अब किसी की डेथ हो गई स्नेक बाइट से या पेड़ पे गिरने से, किसी को सांप ने काट लिया या कोई पेड़ से गिर गया, तब आपको एफआईआर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तब आपको हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चाहिए, जिसमें जिसकी मृत्यु हुई है उसके उसका नाम, उसका हस्बैंड नेम, फादर नेम, एड्रेस, डेट,
और कॉज ऑफ डेथ चाहिए, उसके डेथ का कॉज लिखा होना चाहिए उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स में, मतलब वहां पे लिख दिया हो कि ये सांप के काटने से मरा है, पेड़ के गिरने से मरा है, तब एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये बहुत से कंफ्यूजन आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि स्नेक बाइट में और पेड़ के गिरने से इन दो चीजों की एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब गाइडलाइंस फॉर नॉमिनेशन, ये इस पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, स्कीम से रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको ये जनरल बात बता रहा हूँ कि अपना नॉमिनेशन हर एक अकाउंट में रखिए। हैबिट बना लीजिए कि आपने कोई अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला, सेविंग अकाउंट खोला, एफडी अकाउंट खोला, आरडी अकाउंट खोला, कुछ भी अकाउंट खोला, उसका नॉमिनेशन कंपलसरी मान लीजिए कि ये करना ही करना है आपको। और आपको चेक भी करना है कि वो नॉमिनी उसमें ऐड हो चुका है, कहीं छूटा तो नहीं है। इसको आप अपनी हैबिट बना लीजिए, ताकि आपके जाने के बाद नॉमिनी को दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो वो सब वो कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे और लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाएगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो उसमें बहुत सारा समय वेस्ट होता है, परिवार के पूरे सदस्यों को जाना पड़ता है। मतलब नॉमिनी का नॉमिनी के लिए अप्लाई करने का काम 5 मिनट का, और ये उस अगर नॉमिनी अप्लाई नहीं किया है तो अगला काम 1 महीने का हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हायर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जाना ही क्यों, अगर आप नॉमिनी को नॉमिनेशन बना के उसको बचा सकते हो। एक चीज और कि माइनर को अगर हो सके तो माइनर को नॉमिनी ना बनाएं, अवॉइड करें। अगर आपके पास दो सिचुएशन है कि आप किसी मेजर मतलब 18 साल से ऊपर है कोई, उसको बोलते हैं मेजर, और माइनर होता है जो 18 साल से नीचे होता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आप 18 साल से ऊपर वाले को नॉमिनी बना सकते हो, तो उसको ही नॉमिनी बनाओ, इसको ही प्रेफर करो, इसको प्रेफर ना करो। अगर आपके पास कोई वही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, 18 साल से ऊपर का नहीं है, तब तो आपको बनाना पड़ेगा। इनको इसको नॉमिनी माइनर को नॉमिनी क्यों ना बनाए, क्योंकि जो पैसा होता है फिर वो उस नॉमिनी के गार्डियन को जाएगा, और जो वो नॉमिनी 18 साल का हो जाएगा उसके बाद निकाल पाएगा। ठीक है, तो माइनर को नॉमिनी अवॉइड कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो इस योजना से संबंधित हैं, उनको देख लेते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि मैंने इस स्कीम के अलावा भी कुछ इंश्योरेंस स्कीम करा रखी थी, तो क्या उसका कवर भी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या यही मिलेगा। तो ये इसका आंसर है यस, कि आपने कोई और प्लान करा रखा है, कोई इंश्योरेंस करा रखी है, तो उसका पैसा मिलेगा। ये अलग से है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगर 20 रुपया कटा है तो ये अलग से है, इसका लाभ आपको मिलेगा। कुछ बंदों का सवाल ये भी होता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो डेथ और डिसेबिलिटी होती है वो हो जाती है कई बार भूकंप आने से या फ्लड से, किसी और काज से, नेचुरल काज से हो जाती है, नेचुरल कैलामिटी से हो जाती है। या बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी का मर्डर हो गया, तो इसका पैसा मिलेगा नॉमिनी को या नहीं मिलेगा। इसका उत्तर है कि अगर कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, उसका पैसा मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिल जाएगा। जबकि अगर डेथ ड्यू टू सुसाइड इज नॉट कवर्ड, अगर किसी ने सुसाइड किया है, अगर वो मेंशन्ड है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में, तो इसके योजना का लाभ उसके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। बट अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उसका पैसा नॉमिनी को मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे हस्बैंड वाइफ का बहुत सारा का ज्वाइंट अकाउंट रहता है, और कोई खाता होता भी नहीं है, ओनली एक एक अकाउंट है, वो भी ज्वाइंट अकाउंट है। उस अकाउंट में वो इस योजना को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, जरूर कर सकते हैं। बट उसमें क्या होगा कि पैसा इनका 2 बार कटेगा।
2 बार कटेगा, एक बार हस्बैंड के लिए, एक बार वाइफ के लिए, या कोई भी जॉइंट जिन्होंने जॉइंट कर रखा है, एक बार फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए, एक बार दूसरे के लिए, वो पैसा 2 बार प्रीमियम कटेगा। ठीक है, बाकी योजना का कोई दिक्कत नहीं है, लाभ उनको पूरा मिलेगा। कुछ का सवाल रहता है कि अगर मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटल गए होंगे तो खर्चा भी बहुत सारा हुआ होगा। उस अगर डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें जो खर्चा आया है हॉस्पिटल में, तो क्या वो मिलेगा? इसका आंसर है कि नहीं, खर्चा खर्चा कुछ नहीं मिलेगा। डेथ पे 2 लाख रुपया और परमानेंट डिसेबिलिटी पे जो कंडीशन बताई थी, या तो 2 लाख या 1 लाख रुपए वही मिलेगा। इनका रीइंबर्समेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है। अगला सवाल लेते हैं कि व्हाट इज मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द क्लेम अमाउंट। जो क्लेम करोगे आप, वो कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा? अगर डिसेबिलिटी क्लेम है, अगर कोई डिसेबल हो गया है, डिसेबिलिटी क्लेम है, तो वो डिसेबिलिटी का जो पैसा है वो तो जिसका इंश्योरेंस हुई थी उसके खाते में ही जाएगा, क्योंकि वो तो भी जिंदा है, उनको डिसेबिलिटी हुई है, तो ये उनके खाते में जाएगा। अगर डेथ क्लेम, डेथ हो जाती है, इसका पैसा जाएगा नॉमिनी को, नॉमिनी के अकाउंट में जाएगा। अगर नॉमिनी नहीं बनाया हुआ है तो वही लीगल हायर्स के अकाउंट में जाएगा वो पैसा। एक सवाल ये जो पहले भी बताया था कि अगर किसी ने सुसाइड कर लिया है तो क्या उसका पैसा फैमिली को मिलेगा? तो नहीं, सुसाइड के केस में नहीं मिलेगा। इज इट नेसेसरी टू रिपोर्ट एक्सीडेंट टू पुलिस एंड obtain FIR फॉर क्लेमिंग बेनिफिट अंडर द पॉलिसी? कि पुलिस को FIR करना जरूरी है, FIR लेना जरूरी है इसके लिए? अगर एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट या रेल एक्सीडेंट्स, ऐसे कुछ एक्सीडेंट होते हैं, या कोई किसी की डूबने से डेथ हो जाती है, किसी क्राइम में कोई फंस जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, तब पुलिस की FIR कंपलसरी है, FIR तो लेनी ही पड़ेगी उस केस में। 2-3 केस हैं, जैसे वही स्नेक बाइट और फॉल फोर्टी, कोई पेड़ से गिर गया या सांप ने काट लिया, उस केस में इनकी जरूरत नहीं होती है। उसमें मेडिकल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ही चलता है, बट उसमें डेथ का कॉज, डेथ का कारण मेंशन किया होना चाहिए। एक सवाल है कि अगर कोई मिस हो गया है, गायब हो गया, गुमशुदा हो गया और उसकी डेथ कंफर्म नहीं है, तो क्या इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि वो पता ही नहीं है उसकी डेथ हुई है नहीं हुई है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा तभी तो पैसा मिलेगा। इस केस में पैसा नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ सवाल। आप कुछ सवाल, अगर आपका कोई और सवाल हो, कई बार बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा पैर, एक पैर छिल गया, ये हो गया, थोड़ा फ्रैक्चर आया, तो ये सब चीजें रिकवरेबल में आती हैं, कि वो तो कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर रिकवर नहीं हो पाएगा, ये डॉक्टर ने लिख के दिया है, परमानेंट डिसेबिलिटी है, तब पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये था सारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो अगर आप अभी तक इस योजना का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप देर मत कीजिए, क्योंकि बात है 20 रुपए की, और 20 रुपए से आप अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा दे रहे हैं। तो अपने बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, जहां भी आपका खाता है, वहां पे इस योजना का लाभ उठाएं। और आप इस योजना को घर बैठे भी कर सकते हैं, अपने इंटरनेट बैंकिंग से। आप जो भी बैंक की आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, उससे, नेट बैंकिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। आप मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो आप घर बैठे इस योजना का लाभ उठा सकते हो। इस योजना के लिए अप्लाई कीजिए, उसमें नॉमिनी डालिए, अप्लाई कीजिए और नॉमिनी डालिए, ये चीज जरूर याद रखना, नॉमिनी डालिए। बट नॉमिनी डाले बिना वो आगे बढ़ने भी नहीं देगा, आजकल तो नॉमिनी कंपलसरी हो गया है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में तो आपको नॉमिनी डालना पड़ेगा। तो इस योजना का लाभ जरूर उठाइए।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।